हम अब हम यही करते रहेंगे यहाँ पे। सामने जाओ। साक्षी अब तुम्हें कहना है, ठीक है, जो भी आए ना सामने जाओ, सामने जाओ, सामने। साक्षी जोर से बोलना है, मन ही मन में नहीं बोलना। ऑन कर दो। बताओ क्वेश्चन नंबर 16 बोलो। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी आओ यार। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया सबका? है मेरे पास डीपीपी सर है तो हम तो बता दें डाउट कौन कौन से हैं। हम बैठ के बताओ जल्दी फटाफट। सर 19। अरे ठीक है, मैं लाइन से पूछ रहा हूँ, बैठते जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 तो नहीं बताना? 17 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 18, 19। अच्छा प्योरिटी बतानी है, प्योरिटी वाला पहला क्वेश्चन है। 19 बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल। मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल लिया है, गर्म करने पर 20 ग्राम लिया है, हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2। ठीक है, कह रहा है कि डिकम्पोज होने पर ये जो CO2 देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना देता है? 8 ग्राम। ठीक है, CO2 कहाँ दिया है? CO2 नहीं दिया। What will the percentage purity of magnesium carbonate in the sample? इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है और वो ये पूछ रहा है कि बताओ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना परसेंटेज प्योर है। मास अगर होता है तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? तो दोनों के मोल्स निकाल लो फटाफट। बताओ कितने मोल्स आएंगे? 8 ग्राम। बताओ MgO का मोलर मास बता सकता है कोई? 24 + 16 कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 8 × 5 = 40। नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा? 1/5 मोल्स। अच्छा बैलेंस है इक्वेशन? बैलेंस। तो 1 मोल MgO कितने मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनेगा? 1 मोल से। तो बताओ 1.5 कितने से बनेगा? 1.5 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट से। क्या मैं इसका मास निकाल सकता हूं? बिल्कुल। 1/5 मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास बोलो। 24, 12 + 48 50 50 74 आ गया। देख लो, ठीक है, ये आ गया हमारा 74। सोल्व करो उसको, कितना आएगा? 5 × 3 = 84 आएगा। देख लो पक्का 84 आएगा ना? $84 आएगा। इसे कट करो 5 को 84 से। 5 × 1 = 1, 5 × 6 = 16.8। अब आपके सामने आंसर आ चुका है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कितने ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से मिल रहा है? 16.8। लिया कितना है आपने? 20। इसका मतलब पूरा तो नहीं यूज हुआ। कितना यूज हुआ? तो जो बचा है वो तो, इसका मतलब वो इम्प्योर चीज बच गई होगी। भाई मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया 20 ग्राम, इसमें प्योर कितना था? 16.8। वो कन्वर्ट हो गया और क्या दे दिया? 8 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी? परसेंटेज प्योरिटी हो गई। बताओ कितना परसेंटेज काम में आ रहा है हमारे, मतलब कितना वेट काम आ रहा है? 16.8 काम में आ रहा है। कितना टोटल है? 20 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर निकाल लो, आ जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। अभी आपकी जिम्मेदारी है निकालना। 84। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा?
ये लिया फॉर्मिक एसिड, रिएक्शन करा दी किससे, H2SO4 से, H2SO4 की परत। इस तरीके से दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। H2SO4, फॉर्मिक एसिड में से CO निकल जाएगा और वाटर H2। ठीक है, H2SO4 क्या करता है, H2SO4 सामने वाले सब्सटेंस में पानी को निकाल लेता है। जैसे ही मैं फॉर्मिक एसिड के अंदर H2SO4 डालूंगा तो वाटर निकाल लेगा, तो क्या बचेगा बताओ, इसमें से H2O निकालेंगे तो CO ही तो बचेगा। आप चीनी के अंदर भी अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो चीनी के अंदर से वो निकाल लेगा वाटर, और कार्बन कार्बन छोड़ देगा, और कार्बन होता है काला, तो चीनी काली पड़ जाएगी। शुगर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओ तो चीनी काली हो जाएगी, क्योंकि शुगर सारा पानी निकाल लेगा चीनी के अंदर से, मतलब H2O निकाल लेगा, कार्बन छोड़ देगा। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल गए, बचा कार्बन, कार्बन कलर क्या होता है ब्लैक, तो चीनी काली हो जाएगी। तो H2SO4 ने फॉर्मिक एसिड से पानी को निकाल लिया, ये रहा, बचा क्या, CO गैस, बनकर उड़ जाएगी। इसी तरीके से H2SO4 जहां भी आप जाओगे वाटर निकाल लेगा, जहां भी जाओगे। फिर निकाल लिया इसमें से वाटर, ये निकाल लिया वाटर। बताओ क्या क्या चीज बचती नजर आ रही है, CO बच रही है यहां से, और यहां से क्या बच रहा है, CO बच रही है और CO2 बच रहा है। ठीक है, देखो ये दोनों तो H2SO4 ने एब्जॉर्ब कर लिया। बताओ सॉल्यूशन में QH भी तो है, कह रहा है कि जो गैसेस बनी है उसको QH में से पास कराया गया। QH क्या होता है, बेस, CO2 क्या होती है, एसिडिक, तो QH इसको एब्जॉर्ब कर लेगा CO2 को, बचेगा क्या, CO। प्रोडक्ट में CO बचेगी, तो बताना कितना कितना है। अब आप देखो फॉर्मिक एसिड कितना दिया हुआ है, 2.3 ग्राम, इसके मोल निकालना, एक मोल से कितने मोल मिलती है, 1 मोल, तो यहां मोल आएंगे CO के। ऑक्जेलिक एसिड कितना दिया है, 4.5 ग्राम, इसके मोल निकालना, 1 मोल से कितनी मिलती है, 1 मोल, इसके मोल आ जाएंगे, दोनों मोल को ऐड कर देना, टोटल वेट आ जाएगा। टोटल मोल वेट पूछा है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना, करके बताओ जरा कितना आ रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होती है, कौन कह रहा है सटी को, न्यूट्रल नहीं, नॉन मेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 चीज हमेशा याद रखेंगे, ये न्यूट्रल होती है, CO न्यूट्रल होती है, NO न्यूट्रल होती है, और N2 लाफिंग गैस, ये न्यूट्रल होती है हमेशा, ये आपको याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होती है, CO2 एसिडिक होती है। ठीक है, ये मोनो ऑक्साइड है, ऑक्साइड नहीं है, मैंने ऑक्साइड की बात करी होते हैं, ना कि मोनो ऑक्साइड। ये मोनो ऑक्साइड है, मोनो मतलब एक ऑक्सीजन वाला ऑक्साइड। बताओ भैया, आ जाएगा आंसर, कर लोगे, अब सॉल्व करूं, कैलकुलेशन हो जाएगा। इसके मोल्स निकालो, इसके मोल्स निकालो, फिर इसके आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे, दोनों को ऐड कर दो, मोलर मास की मल्टीप्लाई कर दो, चारों में से एक ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद बोलो 24 बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ सेलिनियम, एटॉमिक मास कितना है, 78.4 इन पेरोक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम इज 0.5% बाय वेट, देन मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ पेरोक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम। एक कंपाउंड है जिसका नाम है एंजाइम, ये कंपाउंड का नाम है पेरोक्सीडेज एनहाइड्रस है, 78 पॉइंट कितना दिया है, एक ही तो एटम है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 78.4, और नीचे टोटल मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर निकाल लो, mm की वैल्यू आ जाएगी, वो वाली क्लास है सामने, निकाल लो आंसर, mm की वैल्यू आ जाएगी। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि मिनिमम मोलर मास पूछा है, तो सेलिनियम के एटम को मैं वेरी कराऊंगा, और वेरी कितना करा कितना रखूंगा, यहां से mm की वैल्यू आएगी। बताओ कितनी आ रही है mm की वैल्यू, मैक्सिमम नहीं बता सकते, मैक्सिमम पूछेगा ही नहीं वो, मैक्सिमम नहीं बता सकते, मैक्सिमम तो आप कितना भी रख सकते हो, मैक्सिमम पूछेगा ही नहीं वो, इसलिए मिनिमम पूछा है। 0 होता नहीं कुछ, 0.5 कुछ होता नहीं है, 1 से स्टार्ट होता है एटम।
जो भी ये एंजाइम है इसका फॉर्मूला ये मैंने अंदाजे से लिखा है, मैंने तो ये तो मैंने तुमसे स्टार्टिंग में नहीं कहा, अंदाजे से लिखा है, मत लिखो इसे, ऐसी सोच लो तुम। क्यों लिख रहे हो? ऐसी सोच लो, मैंने तो अंदाजे से लिख दिया है, ऐसी सोच लो। मुझे नहीं पता, हो सकता है इसमें हाइड्रोजन हो ही ना, मैंने तो अंदाजे से लिखा है, मुझे जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला सही है क्या गलत है, मुझे मतलब ही नहीं है इस चीज से। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? हो जाएगा ये, एमएम निकल जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं बचा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। नॉर्मेलिटी वाला तो नहीं है, छोड़ दो नॉर्मेलिटी वाले, ये रेडॉक्स में करेंगे। 26 पे सर्कल बना लो। 20 नॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चन है, अभी रहने दो। 27 पर सर्कल बना लो, ये नॉर्मेलिटी वाला है। और एक और था 26, पूछो भाई। 29 में एक रिएक्शन है, वो आपको याद होनी चाहिए, आगे पढ़ोगे तो वो याद हो जाएगी आपको, है ना। तो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, है ना, हालांकि वो मेंशन होती है। ये रिएक्शन आपको धीरे धीरे 29 है ना, ये है CuSO4 प्लस पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करा रहा है, ये बन जाता है Cu2I2 प्लस K2SO4 प्लस I2। इसको पहले बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे करोगे? 2 कॉपर 2 कॉपर, 2 सल्फर 2 सल्फर, 4 पोटेशियम 4 पोटेशियम, 4 आयोडीन 4 आयोडीन, बैलेंस। अच्छा पहले से ही 4 है, ठीक। तो आयोडीन से मत लिखो, I2 रहने दो। अब सही है? अब सारी वैल्यू लिख के क्वेश्चन सॉल्व कर दो, अब तो हो जाएगा। बस न्यूमेरिकल वो इक्वेशन की बात थी। क्या दिया है? हाउ मच अमाउंट ऑफ, देखो डॉट 5s2 नहीं लिखा मैंने, क्योंकि डॉट 5s2 मैंने बताया था वो एज इट इज इधर चले जाएंगे। ये तो पार्टिसिपेट ही करते हैं रिएक्शन में। किसकी? कह रहा है कि हाउ मच, और आयोडीन कितनी ली गई है, कितनी बनानी है आयोडीन? 2.5। भैया आप तो कर लोगे इसे। आयोडीन का मोलर मास होता है 127, I2 हो जाएगा 254। तो बताओ कितने मोल्स आ जाएगा? N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल 254, तो कितना आ जाएगा? 0.01 मोल। तो एक के लिए कॉपर सल्फेट कितना चाहिए? 2 मोल। 2 मोल चाहिए नहीं चाहिए? बस आंसर निकाल लो, 2 × मोलर मास कॉपर सल्फेट का निकालो। कॉपर का कितना होता है? 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64 और 5 वाटर का 90। अब आंसर निकालो, ये आंसर आ जाएगा आपका। हाँ जी और बताओ। ये 30 तो कर लो यार। कौन सा क्वेश्चन है? वैसे तो गिवन होता है, लेकिन अगर वो गिवन ना नहीं देता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये कुछ फेमस एटम है जिनका आपको याद होना चाहिए। आयोडीन बहुत फेमस रिएक्शन है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए 127। अब धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे याद होता चला जाएगा। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके याद हो रहे हैं चीजें, ठीक है। वैसे तो मेंशन होता है, लेकिन ना दे तो आप क्या कर लोगे बताओ? ठीक है, बताओ। हो गए? हटा दो उसको और बताओ। 38 क्वेश्चन कर दूं नंबर। अरे यार ये तो बहुत बेकार क्वेश्चन है, इतना बेकार क्वेश्चन मैंने तो ख्वाब में भी नहीं देखा था। आंसर नहीं आ रहा। नंबर ऑफ गिवन मास, मोलर मास कितने मोल आ गए? 13 मोल, है ना। सब पहले मॉलिक्यूल्स निकलेंगे एवोगैड्रो, फिर एटम निकलेंगे, सेम ही आ जाएंगे। भैया इसकी मल्टीप्लाई कर दो। अब ये भी मल्टीप्लाई मैं करूंगा। वापस चली जाओ। ये है 13, या मल्टीप्लाई तो कर लेना चाहिए तुम्हें। 78.286 इंटू 10⁻23।
ऑप्शन नहीं है तो क्या बात है, पहले ऑप्शन को कर लो 23। चलो पहले ऑप्शन को 23 कर लो, 10 की पावर 23 एटम। सही है। अब कितनी डीपीपी हो गई? 2। अब थर्ड वाली कल स्टार्ट करेंगे 15-15 करके, ठीक है ना। रिडॉक्स जब पढ़ा दूंगा तब हो जाएंगे, पढ़ा दूंगा, सब्र करो, रुको जरा। बताओ लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था? देख लेते हैं क्या हमने जो है पढ़ा था। वो पढ़ा दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन नहीं कराया अभी इस पे, चलो क्वेश्चन कर लो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है पहला। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है, नैनोमीटर, और ये मेटल के सरफेस पर जाके गिरता है। ठीक है। और जो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मेंशन है 1.68 इंटू 10⁵ जूल। कितना आया? क्या है, एनर्जी या फिर एनर्जी? वेवलेंथ बताओ कितनी आई है? 6 जूल में बतानी थी। हाँ बताओ। गलत है, माइनस जूल। गलत गलत के बम बोले, गलत। बताइए जी।
हाँ जी, हो गया। कोई है कदरदान साहिबान? कितनी एनर्जी आ रही है बताए? एनर्जी कितनी है, वर्क फंक्शन और क्या पूछा है? लैम्डा नोट। क्या है ये? ये तो नहीं आ रही भाई। ये तो नहीं है जी। एनर्जी पर मोल में दिए हैं क्वेश्चन करते वक्त, ये ध्यान रखना। कर रहा है कोई? मैं करा दूं? चलो देख लेते हैं, हाँ जो भी देख लेते हैं अब क्या हिसाब किताब है। किस वेवलेंथ का फोटोन गिराया जा रहा है? 300 नैनोमीटर का। सर इसकी एनर्जी आ गई 6.6 -90। जो भी है देख लो अपने। क्या लिख सकता, कल बताया था एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन फाई। ये हमें निकालना है, ये मेंशन है। अगर मैं ये निकाल लूँ किसी तरीके से तो काम बन जाएगा मेरा। तो वर्क फंक्शन बराबर क्या आएगा? E माइनस काइनेटिक एनर्जी तो गिवन है 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। अब मुझे एनर्जी और निकालनी है, तो एनर्जी लैम्डा पता है और एनर्जी निकालनी हो तो फॉर्मूला बताया था कल जूल में। क्या बताया था? n इंटू 19.8 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम जूल माइनस 1.68 इंटू 10⁵। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो जूल पर मोल में है। पर मोल का मतलब है एक मोल के लिए निकालना है, और एक मोल में कितने फोटोन होते हैं? तो n की वैल्यू कितनी रखूंगा? 6.022 इंटू 10⁻23 रख दूं तो ये 1 मोल हो जाएगा। अब एनर्जी क्या आ जाएगी? जूल पर मोल, एक मोल के लिए जो एनर्जी है ना।
अब आप सॉल्व करो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 19.8 इंटू 10⁻16 लैम्डा 300 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में कितना आ जाएगा 3000 माइनस 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। मैक्सिमम स्टूडेंट ने यहीं पे गलती की होगी, अगर जूल होता तो n की वैल्यू 1 रखता मैं, लेकिन क्या है जूल पर मोल, मतलब 1 मोल फोटोन के लिए निकाली गई है एनर्जी, और 1 मोल का मतलब है वोगैड्रो के बराबर फोटोन। यहां से क्या जाएगा फाई, और फाई आ गया तो लैम्डा नोट नहीं निकाल सकते। फाई बराबर क्या होता है लैम्डा नोट, जूल में है, ये जूल में आया तो यहां भी ये रख दूंगा मैं, है ना। कैसे रखूंगा 1 इंटू 19.8 इंटू 10⁻16 अपॉन लैम्डा नोट, ये मेरा निकल चुका होगा, लैम्डा नोट यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सेम डिक्टो फॉर्मूला लगा दिया उसके लिए भी, फाई के लिए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नोट, समझ गए होंगे क्या है न्यू नोट, 10⁴ सेकेंड इनवर्स है। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, बता दो कितनी होगी। कि जो गिरने वाला फोटोन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, वो है 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। न्यू नोट है थ्रेशोल्ड, न्यू है जो गिर रहा है उसकी। बताइए जी। फाइव 5.98 ये सही है, 1.98 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हो गया, चलो नेक्स्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। ये वाला अच्छा हुआ नहीं, बताओ सबसे पहले फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी पूछा है हमारे से, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। E बराबर क्या होता है एच न्यू, फाई बराबर क्या होता है एच न्यू नोट, एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नोट, ऐसे करोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, एच न्यू कितना है 1 इंटू 10⁻15, न्यू नोट कितना है बोलो
7 इंटू 10⁻14, इसको 10 करके 14 कर दूं, है ना। h की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 10 में 7 का कितना है 3, 10⁻14, ठीक है। घटा दिया मैंने, ये क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो यार, गलत कर देगा, सही है। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 19.6 इंटू 10⁻4 में से 4 गए 0, 3 में से 1 गए 2 माइनस, और 1.98 इंटू 10⁻−19 जूल। बताओ, कहीं भी नहीं है कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई थी बस सिंपल वाली, ठीक है। तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला सिस्टम। क्या 21? आगे चले। चलो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एविडेंस फॉर दी 1 2 3 4 ऐसे होंगे, ऐसे नहीं होंगे 1.2 1.3 1.5, ये नहीं, इसको क्वांटाइज नहीं बोलते। क्वांटाइज बोलते हैं जो इंटीग्रल फॉर्म होती है, उनको क्वांटाइज बोला जाता है। एटम के अंदर जो एनर्जी के लेवल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होते हैं। 1 से स्टार्ट होंगे और इंटीजर फॉर्म में आगे चलते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रैक्शन में कुछ नहीं आएगा, 0.5 1.9 ये कुछ नहीं होता। तो ये हम प्रूफ करेंगे, और किसकी मदद से प्रूफ करने वाले हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल चीज है, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में जान लेते हैं, फिर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, और फिर मैं बाद में प्रूफ करूंगा किस तरीके से क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स होते हैं। आपको क्या लगता है स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, एक प्रिज्म लो, उसके अंदर सूरज के सामने रख दो, बोलो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कौन कौन से? VIBGYOR, विग्योर। और ये सातों कलर साथ ही है ना, एक दूसरे में इस तरीके से मर्ज होंगे कि आपको बीच में गैप नहीं नजर आएगा, बिल्कुल मर्ज होते हैं। रेनबो अगर आपने देखा हो आसमान में, रेनबो वो भी ऐसी होता है, सातों कलर मर्ज होते हैं, गैप नहीं, बीच में ब्लैक पट्टी कुछ नहीं नजर आती। स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है अलग अलग कलर का एक ऐसा पैटर्न जिसमें अलग अलग कलर की वेवलेंथ होती है, इसको पूरे को मिला के क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम बोला जाता है। मतलब आपने विग्योर जो देखा हो 7 कलर रेनबो, वो स्पेक्ट्रम है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में बहुत सारी वेवलेंथ के कलर होते हैं। अब स्पेक्ट्रम जो है कई टाइप के हो सकते हैं। स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन मैं काफी टाइप से कर सकता हूँ। एक तरीके से कर सकता हूँ मैं स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन कि स्पेक्ट्रम बांटा गया है, कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है एक, और एक होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दूसरा क्लासिफिकेशन स्पेक्ट्रम का क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, ये अलग क्लासिफिकेशन है, वो अलग क्लासिफिकेशन है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। ये वाला जो क्लासिफिकेशन है, ये वाला, ये है बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन कैसा है उसके हिसाब से स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है। बेस्ड ऑन नेचर, स्पेक्ट्रम की नेचर कैसी है उसके हिसाब से स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है। नेचर के हिसाब से 2, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। ओरिजिन के हिसाब से भी 2, एब्जॉर्प्शन और इमिशन, ठीक है। तो अगर मैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करता हूं
यानी कि ये लिख रहा हूं मैं स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम में मैंने जो क्लासिफिकेशन करा है, पहला क्लासिफिकेशन कौन था? बेस्ड ऑन नेचर। नेचर में कितना क्लासीफाई करा? 2, एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। दोनों का एग्जाम्पल भैया आपने विबग्योर देखा है? विबग्योर देखा है? विबग्योर में कहीं पर गैप देखा है? तो विबग्योर एक एग्जाम्पल है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का, जो 7 कलर एक दूसरे में इस तरीके से मर्ज होते हैं कि बीच में जरा भी गैप नहीं आता, तो विबग्योर एग्जाम्पल हो जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन मिलेगी आपको और बीच में गैप मिलेगा। और लाइन स्पेक्ट्रम जो बनाते हैं वो एटम के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? एटम्स लाइन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करते हैं। जब एटम से लाइट आती है बाहर निकल कर, अब एटम से लाइट कैसे आएगी वो बताऊंगा मैं। तो कौन से स्पेक्ट्रम बनते हैं? लाइन। लाइन बनेगी बीच में गैप, लाइन बनेगी बीच में ब्लैक स्ट्रिप, लाइन बनेगी बीच में ब्लैक स्ट्रिप। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइन स्पेक्ट्रम। दूसरा नेचर क्या था? बेस्ड ऑन ओरिजिन। क्या क्या क्लासिफिकेशन था? पहले इमिशन देखते हैं, इमिशन वाला सिंपल है। इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये था ना, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? लाइट एमिट होकर ही तो आती है, बल्ब से निकलती हुई आती है, सूरज से निकल कर आती है, मतलब एमिट होकर आती है। ऐसे सोर्स के द्वारा बनाया गया स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? इमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब मैं बल्ब से लाइट निकालूं, ये लिया मैंने बल्ब, बल्ब से लाइट आई, पास कराया प्रिज्म में से, स्पेक्ट्रम बना दिया। क्या कहलाएगा ये? इमिशन स्पेक्ट्रम। सनलाइट ले लो, कुछ भी ले लो, जो आपकी मर्जी है। ठीक, तो क्या मैं पूछ रहा हूं, क्या इमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है? हाँ, होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। हालांकि क्लासिफिकेशन अलग अलग है ये, मैं लेकिन बोल सकता हूं कि इमिशन स्पेक्ट्रम एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, क्योंकि इमिशन से जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कंटिन्यूअस ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां बल्ब ना लेके यहां एटम ले लूं, एटम से भी तो लाइट इमिट होकर आएगी, इस पे स्पेक्ट्रम बनाऊंगा, लेकिन इस बार हमें लाइन मिलेंगी। अब बताओ ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है? तो इमिशन स्पेक्ट्रम में बी कंटिन्यूअस और में बी डिसकंटिन्यूअस। कोई सन लोगे तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा, और कोई एटम लोगोगे तो लाइन स्पेक्ट्रम बन जाएगा जो कि डिसकंटिन्यूअस है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपने सोर्स क्या लिया है, सन लिया है, बल्ब लिया है, एटम लिया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है हमारा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम थोड़ा सा खास है, वो ये है, मान लो यहां से सनलाइट आ रही है, ये आपने इसको प्रिज्म में से पास कराने से एक सॉल्यूशन से पास कराया, और इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने NaCl भर के रख रखा था, सोडियम क्लोराइड, या सोडियम का सॉल्यूशन भी भर सकते हैं। देखो, हर एलिमेंट की एक खास बात होती है, हर एलिमेंट जो लाइट निकालता है वो लाइट अगर उसके ऊपर गिर जाए वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है। जैसे कि सोडियम येलो कलर की लाइट निकालता है। अब आपको धीरे धीरे कलर याद करने हैं। सोडियम के अंदर से जब आप सोडियम को जलाते हो तो कौन सा कलर निकलेगा? येलो। ठीक है, और आपने पुराने ज़माने की अगर सड़कों पर गए हो, डिवाइडर पर, तो रात को पीले कलर की लाइट जलती भी देखी होगी। आज तो LED है, लेकिन आज भी मेरठ में कहीं ना कहीं एक बड़ा सा बल्ब लगा होता है, इतनी बड़ी होती है। LED तो छोटी आती है। पीले कलर की लाइट डिवाइडर के बीच में आपने देखी होगी। अब तो हट रही है धीरे धीरे, क्योंकि LED आ रही है कम वोल्टेज की। वो सोडियम लैंप होता था, वो जो लैंप होता था, इतना बड़ा बल्ब होता था, उसमें सोडियम का लैंप होता था, वो सोडियम मेटल का यूज किया जाता था।
तो उससे आप याद रख सकते हो कि सोडियम जो लाइट निकालता है कौन से निकालता है, येलो, उसको हम सोडियम लैंप बोलते थे। पहले यू डिवाइडर पे वही लाइट लगी होती थी, आज भी लगी होंगी कहीं ना कहीं, रेलवे स्टेशन वाली रोड पे जाओगे वहाँ मिल जाएंगी आपको। तो सोडियम की खास बात है कि सोडियम येलो कलर इमिट करता है, और येलो कलर अगर आप उसके ऊपर गिराओगे, मतलब येलो कलर अगर उसके सॉल्यूशन के अंदर से होकर जाएगा तो वो येलो कलर एब्जॉर्ब भी कर लेगा। तो विबग्योर में येलो कलर है, सॉल्यूशन से पास करा है जिसके अंदर सोडियम भी है और क्लोरीन भी है, तो वो येलो कलर कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, सोडियम। अभी ऐसी आ रही लाइट, अब आपने प्रिज्म में से पास करा दिया, प्रिज्म में कलर मिले सिवाय ब्लू ग्रीन उसके येलो के, VIBGOR, जहां येलो था ना वहां ब्लैक कलर की स्टिप मिली आपको, काला कलर की स्टिप मिली बीच में गैप, वो एब्जॉर्ब हो गया वहां सॉल्यूशन में येलो। तो इस वाले स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि एब्जॉर्ब होने के बाद बना है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, ये नहीं हो सकता कभी भी कंटिन्यूअस, क्योंकि बीच में गैप आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। क्या ये कंटिन्यूअस हो सकता है कभी, आप एब्जॉर्प्शन से सोचो ना, एक ना एक कलर एब्जॉर्ब जरूर होगा, फाइनली आपको एक गैप मिलेगा, पैटर्न कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो इतना नोट करो, फिर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम में बताऊंगा आपको। स्पेक्ट्रम, इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ये मत नोट करना चाहे, ये वाली टेबल ये तो आगे भी बनी है, वहीं से नोट कर लेना। क्या कर दूं, अच्छा उल्टा बना दिया क्या, नहीं यार, अच्छा हाँ उल्टा बना दिया, चलो कोई नहीं, बना लो, सीधा बना लो। उल्टा बना दिया मैंने, ये VIBGYOR, जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो कलर उतना ही ज़्यादा मुड़ता है। फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, रेड की। मैंने आपको बताया होगा इमिशन स्पेक्ट्रम में VIBGYOR, बताओ लैम्डा किसकी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, गलत बोल दिया गया यार, एक बार चेक कर लो जरा, यही है ना पक्का, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ओके। हाँ भाई, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी बेंडिंग ज्यादा होगी। मैंने सही बनाया था यार, तुमने उल्टा बनवा दिया यार, सही बनाया था। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, वायलेट की, है ना, तो वो ज्यादा बैंड होगा। यार कहाँ से देखते हो भैया, VIBGYOR हैं, क्या, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। कंफ्यूज कर रहे हो यार, चलिए इस वाले को नोट करो इतने। ध्यान से निकल गया यार, विबग्योर का क्या होता है हिसाब किताब।
अच्छा वो नीचे से दे रखा है, ठीक है। इनकमिंग लाइट की डायरेक्शन थोड़ी गलत बन गई थी। नेक्स्ट, लाइन स्पेक्ट्रम किसके द्वारा दिए जाते हैं? हो गया भाई? हाँ उसमें भी ऐसे बना लो उसी तरीके से, सेम है। क्या बताओ भाई, इसे कहाँ? एब्जॉर्प्शन, ये राइटिंग का कमाल है। हाँ वो धीरे धीरे चल रही है प्रैक्टिस। चलें जी, चलो। तो हमने ये पढ़ लिया स्पेक्ट्रम क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है, बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन ओरिजिन। नेचर के हिसाब से दो तरीके का, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। ओरिजिन के हिसाब से दो तरीके का, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? एटम के द्वारा। ठीक है, तो अब हम हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं लाइन, उसी हेडिंग के अंदर है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बताओ हाइड्रोजन एटम एटम है कि नहीं है? तो हेडिंग देखो मैंने क्या लिखी है, लाइन लिखी है, स्पेक्ट्रम लिखी है, या फिर कंटिन्यूअस क्या लिखा है मैंने? लाइन, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम एटम के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, ये कैसे बना गया होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे। ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बस उसने बातों में बता दिया कि ऐसे से करना है। एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, उसके अंदर हम कौन सी गैस भर देंगे? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब के अंदर हाई वोल्टेज फ्लो कराएंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल HH एटम में टूट जाएगा, और जैसे ही हाइड्रोजन एटम में टूटेगा और जब आपस में इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का और हाइड्रोजन एटम का, तो यहां से लाइट निकलेगी। क्या निकलेगी? लाइट। और यही लाइट क्या है हमारा? लाइन स्पेक्ट्रम, जो आके टूटने वाला है। प्रिज्म में से पास कराओगे तो टूटेगा नहीं टूटेगा? ये करा दिया मैंने इसको प्रिज्म में से पास, तो प्रिज्म में से जब मैंने इसको पास कराया तो मुझे लाइंस मिली। मुझे ऐसा नहीं मिला जैसा विबग्योर में मिलता है, मुझे लाइंस मिली, लाइंस। ठीक है, और उन लाइंस के अंदर लाइन तो बहुत सारी मिली, लेकिन दिखाई सिर्फ 4 दी मुझे। 4 लाइन थी सिर्फ जो दिख रही थी। बाकी भी बनी होंगी लेकिन मुझे दिख नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही बाकी? बताओ जरा।
बाकी लाइन विजिबल रेंज से बाहर होंगी। जो 4 लाइन दिख रही हैं वो कहां लाई कर रही होंगी? विजिबल रेंज। वो विजिबल रेंज के अंदर लाई कर रही हैं, वो विबग्योर में से ही होंगी कोई 4, तभी दिख रही हैं। और मैंने जब फोकस किया तो सबसे पहले मुझे वायलेट दिखा, है ना, फिर मुझे ब्लू दिख रहा था, एक ग्रीन दिख रहा था और एक रेड, बस। और लाइन दिखी, लाइन ऐसे, ये लाइन मतलब इसको अगर मैं एक इस स्केल पर लूं, है ना, तो एक तो मिला मुझे रेड, है ना, लो कलर वाली ऐसे लाइन मिली रेड, ठीक। एक मिली मुझे ग्रीन, ऐसे ग्रीन। एक मिली मुझे ब्लू, ब्लू। और एक मिली मुझे वायलेट, वायलेट तो है नहीं यार इसमें, पिंक बना दो, वायलेट। लाइन मिली है, जबकि विबग्योर में ये ही कलर मिक्स होते हैं और यहां गैप है इनके बीच में, ये गैप गैप गैप। क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रम क्या है? ये लाइन स्पेक्ट्रा, ये लाइन स्पेक्ट्रा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट था, हाइड्रोजन गैस बनने के बाद कराया, उसमें लाइट क्रिएट हुई, लाइट को प्रिज्म से पास कराया, 4 कलर दिखे, बाकी भी बन रहे होंगे लेकिन दिख नहीं रहे मुझे, वो विजिबल रेंज से बाहर होंगे। फिर इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कशन करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बामर। क्या नाम था? बामर। बामर ने ये एक्सपेरिमेंटली एक फॉर्मूला डिराइव किया और ये बताया कि ये जो जितने भी चारों कलर मिल रहे हैं, तो ये चारों कलर की वेवलेंथ 1/λ, जिसको मैं वेव नंबर भी बोल सकता हूं, वो एक फॉर्मूले को फॉलो कर रही है। वो फॉर्मूला है आपका, वो एनसीईआरटी में मेंशन है, वो आपको याद भी करना है। ये है 1096771/2² -1/n² सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि 1/λ है, 1/λ है कि नहीं है, तो यूनिट क्या आएगी? सेंट। तो ये फॉर्मूला उन्होंने ड्राइव किया, ये, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल ड्राइव किया था, ध्यान रखना, इसका डेरिवेशन मत पूछना सर ये कहां से आया, ये आपको याद रखना है। बामर ने ये पाया कि ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ मिल रही हैं वो, और एन क्या है इसमें भी बताऊंगा मैं, एन क्या है, ऐसे घबराओ मत कि एन क्या है, ये 2 क्या है, ये सब बताऊंगा अभी। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं रिडबर्ग। क्या बोलते हैं? रिडबर्ग। रिडबर्ग कहते हैं कि भैया, रिडबर्ग ये बोलते हैं कि इसी फॉर्मूले को उन्होंने एक्सटेंड करके ये बना दिया 1/λ = μ/109677 और 2 की जगह लिख दिया 1/n1², n के लिख दिया 1/n2²। इसको जनरल बना दिया कि भैया ये सब्जेक्ट सब के लिए वैलिड होगा फॉर्मूला। ये चल क्या रहा है बता देता हूं मैं। ये चल ये रहा है, ये चल ये रहा है, देखो फर्स्ट सेल हाइड्रोजन एटम की, सेकंड थोड़ी ऊपर बन गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, गैप देखो कम कर रहा हूं मैं धीरे धीरे, फिफ्थ, सिक्स्थ, गैप थोड़ा धीरे धीरे कम होता जाएगा सेवंथ, ठीक है, और ऊपर भी हो तो चल जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। देखो नंबर ऑफ शेल बनाई मैंने, ये क्या बनाई है? आपने पढ़ा होगा ना हाइड्रोजन एटम के अंदर शेल होती हैं, KLMN पढ़ा होगा आपने, KLMNO है ना, KLMNOPQRSTU, KLMN तक पढ़ा होगा आपने। अब देखो उस एक्सपेरिमेंट को और इसको मिलाना जरा, 2 से 1 आए, ठीक है, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1,
7 7 और लास्ट में मैंने इनफाइनाइट सेल बना दिया। एक एटम के अंदर इनफाइनाइट सेल होती है, ध्यान रखना, कोई काउंट नहीं कर सकता, और इनफाइनाइट से 1। ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, कोई सा भी एटम बना सकते हो। जब कोई इलेक्ट्रॉन, अब देखो हाइड्रोजन एटम में से स्पेक्ट्रम कैसे निकला होगा, है ना। जब कोई इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में 2 से 1 में आएगा, 2 से 1 में आएगा, मतलब हायर एनर्जी से किस में आ रहा है, लोअर एनर्जी। तो कोई चीज हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है तो कुछ एनर्जी बाहर निकालेगा, तभी तो एनर्जी कम होगी। वो एनर्जी किसके फॉर्म में बाहर आएगी, लाइट के फॉर्म में, जो प्रिज्म में से पास होकर स्पेक्ट्रम बना रही है। ये आया, ये भी बाहर आया, है ना। अब देखो ये जो बाहर आया, ये सामने स्पेक्ट्रम पे एक लाइन बनाएगा, ये बाहर आएगा, ये भी एक लाइन बनाएगा, ये बाहर आया, ये भी एक लाइन बनाएगा, ये बाहर आया, एक भी एक लाइन बनाएगा, ये बाहर आया, ये भी लाइन बनाएगा, सब एक एक लाइन बनाते चले जाएंगे। ठीक, कंडीशन नंबर 2, सारी मैंने 1 में ली थी, अब मैं 2 में ले लूं, कैसे, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2 और इनफाइनाइट से 2। ऐसे भी हो सकता है? वापस नहीं जा, ऐसे भाई वापस कैसे जाएगा, जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो आप लाइट उस पर एब्जॉर्ब करा रहे हो, लाइट को बाहर निकाल रहे हो ट्यूब से बाहर, और बाहर कब निकलेगी, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लो एनर्जी में जाएगा, तो हमेशा ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है, अब देखो यहां भी एक लाइन आएगी इसके कोरिस्पोंडिंग, 3 से 2 में आया, इसके कोरिस्पोंडिंग लाइन, इसके कोरिस्पोंडिंग लाइन, इसके कोरिस्पोंडिंग लाइन। जो 4 लाइन आपको नजर आ रही थी वो 4 लाइन ये वाली है, स्टार्टिंग वाली। अब देखो जरा फॉर्मूले को, बताओ 4 लाइन कौन सी थी, वायलेट था, ब्लू था, ग्रीन था और रेड था, ये यही कलर थे। ठीक है, वायलेट था, ब्लू था, ग्रीन था और रेड था, ये चारों कलर वही थे। बताओ लाइट कहां कहां से आ रही है, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6, 2 में ही तो आ रही है। अब फॉर्मूला देखो जरा, ये वाला, ये क्या है, 2 जिसमें आ रही है, और ये क्या है, n जहां से आ रही है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया है, n1, इसको क्या लिख दिया है, n2। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ उन चारों की बात करता हूं जो चारों लाइन है, या उससे आगे की वाली, तो उसके लिए तो ये फॉर्मूला है। किस में आ रही है, 2 में तो आ रही है, और कहां से आ रही है, 3 से भी आ सकती है, 4 से भी, 5 से भी, तो लिख दिया मैंने n। और अगर मैं सबकी बात कर रहा हूं, मतलब इसकी भी बात करूं, इसकी भी बात करूं, इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, किसी की बात कर लो, तो वो सारी लाइन इसमें आ जाएंगी, n1 n2। देखो 2 से 1 में आएंगी, 2 से 1 ले जाओ, 3 से 2 ले जाओ, 4 से 3 ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, ये वाली लाइन कहलाती है लाइमन, क्योंकि इनको बताया था लाइमन ने। ये वाली कहलाती है बामर, क्योंकि इनको किसने बताया था, बामर। तो हम 2 से 1 में चले गए, 3 से 1, 4 से 1, 3 से 2, 4 से 2, ये भी चले गए। अब कौन सी आएगी नेक्स्ट, बताओ। अब ये वाली आएगी ना, 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, 7 से 3, इन्फिनिटी से 3। इन लाइन को बोलेंगे पाश्चन सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, 5 से 4, 3 से 4, 6 से 4, इन्फिनिटी से 4, इन लाइन को बोल देंगे ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट लाइंस। आगे बताओ क्या आएगा, 6 से 5, 7 से 5, इन्फिनिटी से 4, इसको बोलेंगे पी फंड, या फिर इसको पढ़ते फंड है लेकिन बोला जाता है पी फंड। हमें दिखाई कौन सी दे रही हैं, जो 2 में गिर रही हैं और उसकी पहली 4 वो दिखाई दे रही हैं बस, लेकिन मिलेंगी सारी, दिखाई कौन सी देंगी, ये वाली 4। तो बामर ने जो दिखाई दे रही थी ना, उनके रेस्पेक्ट के हिसाब से फॉर्मूला बताया था, इसलिए यहां पर 2 लिखा है। जबकि रिडबर्ग ने सबके लिए बताया था, इसलिए यहां पर उसने n1 n2 लिखा है। रिडबर्ग कह रहा है लाइमन के लिए लगा लो, बामर के लिए लगा लो, पाश्चन के लिए लगा लो, ब्रैकेट के लिए लगा लो, पी फंड के लिए, सबके लिए फॉर्मूला सदा बाहर। बामर कह रहा है कि नहीं भैया सिर्फ बामर के लिए लगेगा, ये कि n से 2 में जा रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला ज्यादा जनरलाइज है, रिडबर्ग वाला, ये सबके लिए लग जाता है, और ये बामर के लिए। तो आपको याद सिर्फ ये वाला रखना है, क्योंकि ऊपर वाला भी आ जाएगा अगर आप n की वैल्यू 2 रख दो और n2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6 इसमें भी रख दो। ठीक है,
तो ये वाला फॉर्मूला है हमारा किस, ठीक है, ये हमारा पूरा पैटर्न, तो इसको नोट करो बस आप, फिर आगे चलते हैं। तो ये था हमारा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो क्या यहां से प्रूव हो रहा है, एनर्जी के लेवल मिले हुए हैं या बीच में गैप है, गैप है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, गैप है कि नहीं है, गैप है, इसलिए आपको लाइन भी गैप वाली मिल रही है। शेल में गैप है तो स्पेक्ट्रम भी गैप वाला मिला, शेल में अगर गैप ना होता तो स्पेक्ट्रम भी गैप वाला नहीं मिलता, ठीक है, तो इसको नोट करो। करंट क्यों, मॉलिक्यूल टूटेंगे नहीं ना, एटम एटॉमिक फॉर्म में एटम स्टेबल नहीं होते ना, तो इसलिए आपको किसी अनस्टेबल चीज को मेंटेन रखने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। करंट, करंट तो नहीं, वोल्टेज 10,000 के करीब ले लेते हैं। कैथोड रेज भी बन जाएगी, क्या दिक्कत है, उससे थोड़ा सा कम ले लेंगे, ठीक है। सर ये जो लाइट पास करेंगे ये हैं, लाइट, दूसरी लाइट आएगी, जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे H2 मॉलिक्यूल से, वोल्टेज कराने पर एटम बनेंगे, एटम से जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो वहां से लाइटिंग क्रिएट होगी, वो लाइटिंग निकली है हमारी, ठीक है। उससे कम लेंगे वोल्टेज, हाँ, वरना फिर आयन बन जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट कर दो। तो बताओ लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू तो फिक्स हो गई, हमेशा 1 होगी, और N2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2, 3, 4, 5। बामर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू फिक्स हो गई 2, और N2 की वैल्यू क्या होगी 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी। पास्चन के लिए N1 की वैल्यू फिक्स हो गई 3, और N2 की वैल्यू क्या होगी 4, 5, 6, 7। ब्रैकेट के लिए N1 की वैल्यू फिक्स हो गई 4, और N2 की वैल्यू क्या होगी 5, 6, 7, 8, 9। पी फंड के लिए N की वैल्यू फिक्स हो गई 5, और N2 की वैल्यू क्या होगी 6, 7, 8, 9। सर थर्ड वाली कौन सी सीरीज है? पाश्चन, PASCHEN, पाश्चन।
पास्ता बनाकर एक लाइन और होती है हम फेरी, एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए नहीं बनाई मैंने, है ना, सबसे लास्ट की होती है। बना लो अगर आप बनाना चाहते हो। लास्ट की कौन सी होती है? हम फेरी। हम फेरी बताओ n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, n2 की 7, 8, 9। एक चीज और याद रखनी इसमें कि कौन सी लाइट किस रीजन में गिर रही है। लाइमन सीरीज गिर रही है यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट। बामर सीरीज की स्टार्टिंग की 4 लाइन गिर रही हैं विजिबल रीजन में जो हमें दिख रही हैं, और बाकी बामर की लाइन और ये सारी लाइन ये सब गिरती है इंफ्रारेड रीजन। ये जरूर नोट कर लेना भैया, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। लाइमन गिरती है अल्ट्रावायलेट में, बामर की स्टार्टिंग की 4 लाइन गिरती हैं विजिबल रीजन में, और बामर की बाकी लाइन और बाकी सारी लाइन कहां पर आती है? इंफ्रारेड। ठीक है, अब देखो हमारी डुअल कैरेक्टर भी हो चुका है, डुअल कैरेक्टर हो चुका है, वेव नेचर पार्टिकल नेचर, लाइन स्पेक्ट्रम भी हो चुका है। ठीक, इन दोनों चीज का फायदा उठाते हुए बोहर मॉडल आएगा। ये किसका स्पेक्ट्रम बनाया है मैंने? हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रम की खास बात पता क्या होती है? जैसे कि इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, हर एटम का स्पेक्ट्रम अलग अलग हो सकता है। क्या फिंगरप्रिंट से मैं पकड़ सकता हूं इंसान को? पुलिस ये तो यूज करती है जब कोई क्राइम हो जाता है। एटम के स्पेक्ट्रम की मदद से मैं एटम को पहचान सकता हूं कौन सा एटम रहा होगा ये। जैसे कि मैं फिंगरप्रिंट से पहचान सकता हूं कि किसने क्राइम किया होगा ये। तो एटम का स्पेक्ट्रम और इंसान का फिंगरप्रिंट्स एक ही नेचर के होते हैं, वो मतलब एक ही तरीके का बिहेव करते हैं। स्पेक्ट्रम हर एटम का यूनिक होता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट हर इंसान का यूनिक होता है ना। तो स्पेक्ट्रम एक यूनिक फेनोमिना है, दुनिया का हर एटम का स्पेक्ट्रम अलग होता है। ठीक है, ये जो लाइन है, पहली लाइन क्या थी बताओ? लाइमन। दूसरी याद कर लोगे? तीसरी पास्चन। नेक्स्ट ब्रैकेट, नेक्स्ट पीफंड, नेक्स्ट है, हो जाएगा। लाइबा, पास्ता बनाकर, याद हो जाएगा। अब ऐसे याद कर लो तो अच्छी बात है। बनाकर पिला हमें पानी, बस हो गई लाइन याद कर, ये लिख लेना। ठीक है, तो आज के लिए आपका स्पेक्ट्रम, तो यहां से प्रूव हो रहा है कि एटम के अंदर जो एनर्जी शेल है क्या है? क्वांटाइज्ड है, या तो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है। ठीक है, रहने तो चाय में लूंगा, नहीं नोटी। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, यहीं से स्टार्ट कल मतलब नेक्स्ट क्लास में बोहर मॉडल स्टार्ट। स्पेक्ट्रम हो गया, स्पेक्ट्रम से हमने पढ़ लिया कि क्वांटाइज नंबर ऑफ शेल होते हैं एटम के अंदर, डुअल कैरेक्टर पढ़ लिया। इन दोनों की हेल्प से बोहर मॉडल
क्लास होगी भाई